हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं पेपर वन यूजीसी नेट के बारे में बताऊंगा आपको। जिस तरह मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है और दोनों बार मैंने 30+ क्वेश्चन सही किए हैं। इस बार 2025 में जून 2025 में मैंने 35+ क्वेश्चन सही किए। इसका मतलब 70+ मार्क्स मैंने गेन किया है। आप मेरी मार्कशीट भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने लगाई है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि मैंने 40+ क्वेश्चन सही किए हैं, बट वो ड्यूरेबल नहीं है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। हम टॉपर्स की बात यहाँ नहीं करते। बात हम ये करते हैं कि व्हाट थिंग इज़ ड्यूरेबल फॉर एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट के लिए ड्यूरेबल क्या है, मैं उस पर बात करूँगा। और कैसे हम 35+ तक क्वेश्चन सही कर सकते हैं पेपर वन में। क्योंकि पेपर टू तो एक जिसका सब्जेक्ट होता है उसको थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन पेपर वन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि इसका जो सिलेबस है, पेपर वन का जो सिलेबस है वो वेरी डायनेमिक है। सिलेबस डायनेमिक है, सिलेबस डीप भी है, क्वेश्चन भी बहुत डीप पूछता है। तो हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जिससे हम पेपर वन के मेन थीम को, हमें एग्जैक्टली मेन थीम को हम हिट कर सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पेपर वन को टैकल करना है, कैसे मैंने टैकल किया, कैसे आप कर सकते हैं टैकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसके बारे में कि पेपर यूजीसी नेट का बेसिक कैसे होता है, पैटर्न। जैसे पैटर्न में क्या होता है कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल, मतलब जनरल बोलो या पेपर वन, जिसमें 10 यूनिट है। 50 क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर 3 घंटे का होता है, मतलब एक साथ होता है, 3 आवर। कोई सेपरेट टाइम नहीं दिया जाता। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और यूजीसी नेट में होने में एक डिसाइडिंग फैक्टर पेपर वन बिल्कुल प्ले करता है। 20 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होते हैं। एक्चुअली आपको जब यूजीसी नेट निकालने हैं तो आपको ये देखना ही नहीं है कि आपको 20+ क्वेश्चन सही करने हैं कि नहीं, मतलब 20+ क्वेश्चन सही करने के नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। आपको तो हमेशा 30+ और 30+ या 35+ क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है। और 35 और 35+ ड्यूरेबल है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। टॉपर्स की बात नहीं करते हैं, एवरेज स्टूडेंट के लिए ड्यूरेबल है। तो सबसे पहले हमने पैटर्न देख लिया कि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का आता है। दोनों पेपर साथ में होते हैं, पेपर वन पेपर टू, कोई अलग से टाइम नहीं होता। 3 घंटे का एक वन ही स्लॉट में हो जाता है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें मैं सेकंड चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि एक बार सिलेबस गो थ्रू हो लेते हैं पेपर वन के। जब अपन सिलेबस गो थ्रू हो लेंगे पेपर वन के, तब मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स क्या क्या फॉलो करना है जो मैंने फॉलो किया है, कैसे पीवाईक्यू को हैंडल करना है और पीवाईक्यू से हम थीम कैसे निकालें। क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट में। और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, क्या कोई प्रैक्टिस सेट भी लगाना है कि नहीं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम सिलेबस को डिकोड करते हैं। जैसे कि ये सिलेबस है यूजीसी नेट का, पेपर वन का ये सिलेबस है। टोटल 10 यूनिट है और ये 100% है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है। इसका मतलब 10 × 5 = 50 क्वेश्चन, मतलब हर यूनिट का उतना ही वेटेज है। तो मतलब हम किसी भी यूनिट को कम नहीं समझ सकते। बस हम वेटेज के हिसाब से, वेटेज तो सेम ही है, बस हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से या जो चीज़ ड्यूरेबल है उसको हम रैंकिंग कर सकते हैं कि ये, जैसे मैंने रैंकिंग कर दिया कि हायर एजुकेशन मेरे को आसान लगता है, कम्युनिकेशन मेरे को आसान लगता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को मैथ टफ लगता है, तो मैथ को मैंने लास्ट में डाल दिया। अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैथ से ही स्टार्ट करने लगे। तो अगर ऐसा करोगे तो मैथ से स्टार्ट करने लगोगे तो बाकी चीज़ों में टाइम चला जाएगा, बाकी चीज़ों में टाइम किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये कंफर्म भी नहीं है कि जो मैथ का क्वेश्चन आएगा वो बन भी पाएगा कि नहीं। तो हमें पहली स्ट्रेटेजी तो यही रखनी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 10 यूनिट है और सबसे इक्वली क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे
टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, हमने बेसिक देख लिया। अब सिलेबस में देखो पहला दिया है, जैसे सब सिलेबस में पहला दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड। एक बार मैं गो थ्रू हो रहा हूँ बस। टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है, ठीक है, टीचिंग के बारे में कुछ दिया है, ठीक है। दूसरा दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, रिसर्च के बारे में कुछ दिया है। तीसरा दिया है कम्प्रीहेंशन, ठीक है। चौथा दिया है कम्युनिकेशन। पांचवा मैथ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। छठवां लॉजिकल रीजनिंग दिया है। सातवां डीआई दिया है। आठवां इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिया है। और नौवां दिया है प्यूपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मोस्टली इन्वायरमेंट। और 10वां दिया है हायर एजुकेशन। एक जो चीज़ इसमें नहीं दी है, और इस बार का जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने देखा था, उसने पूछा था करंट अफेयर। एक्चुअली वो करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछता है, और करंट अफेयर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पेपर 1 के सिलेबस में कि करंट अफेयर से वो क्वेश्चन पूछेगा। वो कैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाता हूँ। जैसे इन्वायरमेंटल इशू, अगर कोई इन्वायरमेंट में इशू चल रहा है, या कोई कॉप की सबमिट हो रही है, या इन्वायरमेंट पे कोई ट्रीटी आई है नहीं, तो ये करंट का इशू बन गया। तो अब वो इन्वायरमेंट से करंट का पूछ लेगा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट में कहीं करंट का दिया ही नहीं है। उसने लिख दिया है इन्वायरमेंटल इशू, तो इन्वायरमेंटल इशू तो अभी भी हो सकता है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे जैसे इसमें देख सकते हैं, आईसीटी में देख सकते हैं। जैसे मान लो कि इसमें दिया है इंटरनेट। अब इंटरनेट पे आप जब भी यूज़ करोगे तो कोई वायरस आएगा। मान लो कोई वायरस लॉन्च हुआ, या कोई वायरस न्यूज़ में है, अगर उसने वो पूछ दिया तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो बेसिक से नहीं आया, ये करंट अफेयर से है, बल्कि इसी में से ही आया है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है, तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई वो टीचिंग ही से तो रिलेटेड है, तो क्या वो करंट में पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है वो। तो हमें ऐसा याद रखना है कि हमें एक करंट अफेयर लेके भी टॉपिक चलना है, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन वो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस को डिकोड करके बताता हूँ, फिर आगे बात करते हैं कि पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करना है, रिसोर्स क्या क्या मैंने फॉलो किए, और अंततः स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्या मैंने फॉलो किया, क्या आप कर सकते हैं ऐसा फॉलो। तो सिलेबस को डिकोड करने के लिए सबसे पहले मैं रिसोर्स बता देता हूँ। जैसे रिसोर्स जो पॉपुलर है, जो मैंने भी फॉलो किया है, जैसे केवीएस मदान की बुक आती है एक, और दूसरा मैंने यूट्यूब से। अब मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ इससे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन, बस 3 ही चीज़ पढ़ी। और ज़्यादा मैंने क्या किया ना, इसमें क्वेश्चन बहुत दिए हैं केवीएस मदान में, इन 3 ही चीज़ों को पढ़ा है और मैंने इसके क्वेश्चन खूब लगाए हैं। बस मैंने यही 3 चीज़ इससे पढ़ी है। बाकी जितने भी लेफ्ट आउट टॉपिक हैं, जैसे कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जो मैथमेटिक्स का टॉपिक्स है, ये सब मैंने यूट्यूब से देखा है, ये सब मैंने यूट्यूब से किया है। तो आपको क्या करना है कि आप इन 3 चीज़ों का क्वेश्चन बिल्कुल केवीएस मदान रेफ़र कर सकते हो। एक्चुअली एक बहुत मोटी बुक है, इतना ड्यूरेबल नहीं होता, इतना मन नहीं करता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो ना, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छा दिया है इसमें, और इन 3 चीज़ों को आप इसके क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एग्ज़ाम में। बाकी आपको क्या करना है, बाकी बाकी चैप्टर के लिए, जैसे ये बहुत इजी आता है कम्प्रीहेंशन, ये 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके, मतलब 5 क्वेश्चन ये कहीं नहीं गए, 10 नंबर ये कहीं नहीं गए, 10 मार्क्स। कम्युनिकेशन किसी भी यूट्यूब चैनल से मैराथन देखो और नोट्स बना लो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा, नोट्स बना लो। फिर इसको छोड़ देना, इसको सबसे लास्ट में तैयार करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं पता, इतना बड़ा सिलेबस है, और जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते उनके लिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको मैं हमेशा लास्ट पे रखता था, अगर टाइम बचेगा तो करूँगा, नहीं तो 5 में से अगर मैं तुक्का मारता हूँ तो 1-2 तो सही होगा।
मैं 45 क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब 50 क्वेश्चन में 45, 5 ये मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसमें एक दो तुक्का मारूंगा, 5 में तुक्का मारूंगा तो एक दो नहीं सही होगा, पॉसिबिलिटी तो है सही होने की। फिर इसको भी आपको करना है किससे, एक मैराथन देखनी है, किसी भी चैनल पे डाल देना लॉजिकल रीजनिंग मैराथन, उसके सिनॉप्सिस बना लेने, नोट्स बना लेने और बस उसको रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं। डीआई की भी आपको एक मैराथन देख लेनी है, बेसिक आइडिया बन जाएगा। डीआई में 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप पे 2 से 3 बन जाएंगे। कोई भी एक बैंकिंग डाल देना, डीआई बेसिक बैंकिंग, या डीआई में आप ये भी कर सकते हो जो मैंने किया था, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे डीआई में, तो मुझे एक मोटा मोटा आइडिया लग गया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरे 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बस। इसमें भी आपको मैराथन देखनी है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना है, बुक पढ़ोगे तो आप नहीं हो पाएगा। इसमें भी मैराथन देखनी है। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे इसमें मोस्टली क्या है ना, वो क्वेश्चन इस लाइन से पूछता है सबसे ज़्यादा, ये जो सिलेबस की लाइन है ना, इससे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है, और इससे जो पूछेगा ना तो वो ड्यूरेबल होता है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली लाइन का जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये जैसे ये एक, इसको अच्छे से सिनॉप्सिस को तैयार कर लो, पूरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में आया, फिर 2015 में हट गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, 2030 तक टारगेट है, 17 गोल हैं, इतने टारगेट हैं, क्या क्या गोल हैं, एक ये ऐसे पूरा बना लो, एक पेज में इसका सिनॉप्सिस बन जाएगा। और एक ये यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो, जहाँ तक मैंने अभी 3-4 साल में एनालिसिस किया है, इस जो बीच वाले पोर्शन के क्वेश्चन है ना, ये थोड़े ओपन एंडेड होते हैं, और अगर ऐसा कोई आ भी गया तो आप पे बन जाता है। लेकिन इसमें अगर आ गया कि, अगर मान लो पूछ लिया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, भाई ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है। पूछ लिया मॉन्टी प्रोटोकॉल किसके लिए है, ओजोन के रिलेटेड। पूछ लिया क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, ग्रीन हाउस गैस के लिए। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, सीक्वेंस से लगाओ, ये क्वेश्चन पूछता है वो बार बार। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, किसके साथ किया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये पूछा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा मत पढ़िएगा इन्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है तो ये टॉपिक और ये टॉपिक, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्वायरमेंट को घटना चक्र से पढ़ लीजिएगा। घटना चक्र में ये टॉपिक स्पेशली मेंशन है, और ये वाला भी है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, केबीएस मैदान पढ़ना है। केबीएस मैदान जब आप फॉलो करेंगे तो इसमें इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो पूरा स्टार्टिंग से दिया है कि चार्टर्ड एक्ट आया था, फिर चार्टर्ड एक्ट में कैसे एजुकेशन की बात की, फिर कई कमीशन बनी, ठीक है, वो हंटर कमीशन बनी, ये बनी, वो कमीशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या बनी, सेकेंडरी एजुकेशन की क्या बनी, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब कब बनी, अभी रिवाइव क्या हुआ। तो ऐसे करके आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। ये मैंने सिलेबस का डिकोड करके बता दिया आपको कि कहाँ से क्या पढ़ना है। रिसोर्स भी मैंने बता दिया कि रिसोर्स में आप एक बुक लेंगे और बाकी आप यूट्यूब के मैराथन से बनाएंगे। अब स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। अब आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है, अप्रोच कैसे रखनी है पेपर 1 को लेकर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है सब लोगों का वीक पॉइंट मैथमेटिक्स रहता है, मैथ्स वाला पोर्शन और डीआई, मोस्टली यही वीक पॉइंट रहता है। और स्ट्रॉन्ग क्या रहता है, जैसे मैं एक 5 क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि वो सब पे बनेंगे, कॉम्प्रीहेंशन वाला इतना इजी कॉम्प्रीहेंशन आता है कि कोई भी कर सकता है उसको, वो डायरेक्ट कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ोगे और डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो जैसे हायर एजुकेशन बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं तो उनको पता रहता है चार्टर्ड एक्ट ये है वो है। फिर दूसरा कंप्यूटर भी बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ भी नहीं है और आप बिगनर कर रहे हो, शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे रैंकिंग पे लगा लेना है टॉपिक को। कैसे रैंकिंग पे, सबसे पहले कि मैं कम्युनिकेशन करूँगा, मैं होता तो मैं ऐसे करता, सबसे पहले कम्युनिकेशन करता, दूसरा आईसीटी करता मैं, तीसरा हायर एजुकेशन करता। और मैंने ऐसे ही किया क्योंकि इनके रिवीजन भी जल्दी हो सकता है मल्टीपल टाइम, इनके नोट्स भी कम बनता है सिनॉप्सिस, और ये जल्दी समझ में भी आता है। फिर चौथा मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करता, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड करता, और फिर लॉजिकल रीजनिंग करता। और फिर जो लेफ्ट आउट टॉपिक बच गए हैं जैसे मैथ रीजनिंग, उनको मैं लास्ट में करता, मैथ वाले टॉपिक को। एक कॉम्प्रीहेंशन तो है ही अपना,
फिर मैथ वाला बच गया तो उसको मैं लास्ट में करता, तो मैं ऐसे करता। तो आपको भी एक अपने हिसाब से एक रैंकिंग कर लेनी है कि किस टॉपिक को मुझे पहले करना है, किस टॉपिक को बाद में करना है। और मैथ और डीआई को छोड़ के सारे टॉपिक आपको करके ही जाना है। मैथ और डीआई को आपको लास्ट में रखना है अगर टाइम परमिट करता है, या आपको क्या है ना, एक्चुअली क्या है, डीआई को समझने में ना बहुत टाइम लगता है। वो सब आना चाहिए, परसेंटेज भी आना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन भी आना चाहिए, एवरेज भी आना चाहिए। तो इसीलिए डीआई क्या होता है ना, हार्ड हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, मैं डीआई के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप पीवाईक्यू लगाना डीआई का, और मैथ के लिए आप 5 ईयर के पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू को कैसे लगाना है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने दिया हो उसका एक पेपर 1 होता है, उसी सब्जेक्ट के पेपर 1 के पीवाईक्यू लगाने हैं आपको। ऐसा नहीं कि कॉमर्स का है और आप कॉमर्स के पेपर 1 का पीवाईक्यू लगा रहे हो, नहीं। आपको 5 साल के पीवाईक्यू लगाना है, जब जब आपका पेपर हुआ है उस शिफ्ट में पेपर 1 कैसे कैसे आया है। तो पीवाईक्यू से आपको सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू निकालना है। थीम बेस्ड मैंने बता दिया है कैसे पूछता है वो क्वेश्चन। आपको सिर्फ पीवाईक्यू से मैथ और डीआई के क्वेश्चन की थीम निकालनी है और वहीं से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, अगर आप मैथ और डीआई में गुड हो तो आपको मैराथन देख के सिनॉप्सिस बना लेना है। अगर आप एवरेज हो बिल्कुल या लो हो, आपको डर लगता है, तो आपको उसकी थीम देखना है और उसी के उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। मोस्टली ये होता है कि कभी कभी रिपीट हो जाती है वो थीम। मान लो कभी एवरेज से पूछा तो वही थीम रिपीट हो गई, एवरेज वाला, तो आप जब उस थीम की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब पीवाई के लिए लोग पूछते हैं कि बुक कौन सी अच्छी है पीवाईक्यू के लिए। बुक वो अच्छी है जिसमें पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन दिया हो नीचे। तो जब भी आप कोई भी बुक लेने जाएं उसमें देखें कि नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं। उसने अगर कोई टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिया है तो कोई उसको एक्सप्लेन किया है कि नहीं। क्या उसने कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन दिया है तो एक्सप्लेन किया है कि नहीं। अगर एक्सप्लेन किया है तो वो बुक अच्छी है। 5 साल से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि फिर हमें उनको बार बार रिवाइज भी करना है। एट लास्ट क्या बचता है, मैंने सिलेबस भी बता दिया है, पीवाईक्यू भी बता दिया, रिसोर्स भी बता दिया, मैंने ये बता भी दिया कि कैसे स्कोर भी करना है। एट लास्ट बचता है 2 चीज़, एक बचता है रिवीजन, एक बचता है प्रैक्टिस। रिवीजन आपको बिल्कुल सिनॉप्सिस जो आप यूट्यूब से मैराथन देख के बनाएंगे, या आप केबीएस मदान के 3-4 चैप्टर जो पढ़ेंगे। केबीएस मदान से क्वेश्चन ज़रूर लगाना, क्वेश्चन उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी और जब आप एग्ज़ाम में देंगे तो आप 75% तक उस आंसर तक पहुंच जाएंगे कि हाँ यही सही है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, जो आप 100 50 60 क्वेश्चन लगाएंगे तब आपका वो मेंटल लेवल डेवलप होता है। आपको रिवीजन कम से कम 3 to 4 टाइम्स करके जाना है, तब आपकी ग्रिप बनेगी कि अगर वो पूछेगा कि चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी एजुकेशन पे, हाँ। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन से। मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा जब आप 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ कहूँगा कि आप पीवाईक्यू लगाएं और केवीएस मदान के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उनको लगाएं। और कुछ नहीं खरीदना है आपको, कोई बुक नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। आप इस क्वेश्चंस को लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। पीवाईक्यू लगाना है और केवीएस मदान के क्वेश्चन। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है पेपर 1 से रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट करिए, बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।